नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेवल अप एकेडमी। दिस इज़ रजनी अरोड़ा और आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 4 ज्योग्राफी का चैप्टर 4 देखने वाले हैं और टाइटल है चैप्टर का एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स देखेंगे। एग्रीकल्चर का चैप्टर है, तो एग्रीकल्चर होता क्या है वो समझ लेते हैं पहले। द वर्ड दैट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम अ लेटिन वर्ड मीनिंग सॉइल कल्टीवेशन। मतलब ये कौन, अगर आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है एमसीक्यूज के अंदर कि एग्रीकल्चर क्या है, कहाँ से आया, एग्रीकल्चर डिराइव हुआ है लेटिन वर्ड से। लेटिन वर्ड कौन से, ये भी पूछा जा सकता है। तो एगर और एग्री, AGER एगर और एग्री AGRI, ठीक है, जिसका मीनिंग है कल्टीवेशन, सॉइल कल्टीवेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है देख लेते हैं। in which organic manure or natural pesticides are used instead of केमिकल्स। मतलब मैन्योर मतलब खाद, नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज़ होंगे, इसमें किसी भी तरह के कोई केमिकल्स यूज़ नहीं होते हैं ना। ऑर्गेनिक तरीके से जो फार्मिंग की जाती है वही हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। ठीक है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को समझने से पहले एक चीज़ बता देती हूँ आपको। जब हमने लेसन के अंदर टाइप्स ऑफ फार्मिंग किया था तब हमने देखा था कि टाइप्स कौन से थे, दो टाइप्स बताए थे हमें। एक थे सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा था हमारा कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग के 2 टाइप्स थे। सबसिस्टेंस फार्मिंग के कौन कौन से टाइप्स थे, इंटेंसिव और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब जो ये इंटेंसिव और प्रिमिटिव के आगे 2 टाइप्स थे, शिफ्टिंग और नोमैडिक। अब ध्यान से समझिए ज़रा, दोबारा बता रही हूँ। टाइप्स ऑफ फार्मिंग हो गए 2, सबसिस्टेंस और कमर्शियल। ठीक है, सबसिस्टेंस के आगे 2 टाइप्स, इंटेंसिव और प्रिमिटिव के 2 टाइप, शिफ्टिंग और नोमैडिक। ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो मैंने बताया, जो प्रिमिटिव का पार्ट था, यही शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ज़रा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न। देखो मैंने अभी बताया, in which trees are cut down and burned to cultivate the land for agriculture। होता क्या इसके अंदर, क्यों इसका नाम स्लैश एंड बर्न पड़ा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो फॉरेस्ट होते हैं उसको क्लीन करके, मतलब कि ट्रीज़ को कट करके वहाँ पर उन्हें जला दिया जाता है। जलाने के बाद जो उसके एशिज होते हैं उसको खाद के साथ मिक्स करके जो है वहाँ पर एग्रीकल्चर किया जाता है। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम जो है स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो दोनों में पूछा जा सकता है आपसे कि क्या होता है, तो दोनों में सेम प्रोसेस होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्लांटेशन। अब प्लांटेशन क्या होता है देखिए ज़रा, कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग। देखो ये पार्ट किसका है, कमर्शियल फार्मिंग का पार्ट है ये। कमर्शियल टाइप ऑफ फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज लैंड फॉर्म्स। ठीक है, बड़े सारे लार्ज लैंड फॉर्म के ऊपर जब एक सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है तो उसे ही हम प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, अ केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस एडिड टू सॉइल और लैंड टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। ठीक है, अ केमिकल और नेचुरल सब्सटेंस मतलब फर्टिलाइजर्स होते हैं, नेचुरल सब्सटेंस भी होते हैं और केमिकल्स भी हो सकते हैं, जो लैंड की, सॉइल की फर्टिलिटी को, उपजाऊपन को इंक्रीज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, वही हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है, लाइव स्टॉक होते हैं फार्म एनिमल्स विद एक्सेप्शंस ऑफ पोल्ट्री। मतलब इसके अंदर जो ये जैसे नोमैडिक हर्डिंग होती है ना, हर्डिंग करते हैं चरवाहे जो करते हैं, जैसे एनिमल्स को इधर उधर लेके जाते हैं, तो वो कौन से एनिमल्स होते हैं, जैसे कैमल हो सकता है, ठीक है, आपके हॉर्सेस हो सकते हैं। इनको क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर, प्लेस टू प्लेस क्या है, वो मूव करते रहते हैं और वहाँ से उनका चारा और जो अदर प्रोडक्ट्स है, जो मिल्क हो गया, मीट हो गया, हिड्स हो गया, तो ये सब इकट्ठा करते हैं। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग देख लेते हैं ज़रा। मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग विच इन्वॉल्व्स द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स एज वेल एज द रेजिंग ऑफ लाइव स्टॉक्स। देखो मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, मिक्स्ड का मतलब जिसके अंदर फार्मिंग भी हो रही है, जिसके अंदर लाइव स्टॉक को की रियरिंग भी हो रही है। ठीक है, मिक्स फार्मिंग जो है उसके अंदर क्या होगा, आप फूड ग्रो भी करोगे, फूडर क्रॉप भी करोगे और लाइव स्टॉक को रियर भी करोगे। मतलब सब कुछ इकट्ठा कर रहे हो आप, वहाँ पे फार्मिंग भी कर रहे हो, लाइव स्टॉक को भी रियर कर रहे हो, वहाँ पे पशुओं के लिए चारा भी कर रहे हो, तो वो क्या है, हमारा मिक्स्ड फार्मिंग हो गई। ठीक है, एक्सरसाइज स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट इज एग्रीकल्चर। ठीक है, देखते हैं ज़रा एग्रीकल्चर क्या होता है।
द वर्ड एग्रीकल्चर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, मीनिंग उसका सॉइल कल्टीवेशन है. इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच इंक्लूड्स ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट, वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक. इट इज़ ऑल्सो नोन एज फार्मिंग. देखो जब हम ये चैप्टर करते हैं ना, उसके फर्स्ट पेज पर ये आपको दिया हुआ है 3 एक्टिविटी बताई गई हैं, एक प्राइमरी एक्टिविटी, एक सेकेंडरी एक्टिविटी और एक टर्शरी एक्टिविटी. ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिविटी में हमारी एग्रीकल्चर आती है, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटी इंक्लूड करती है एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का जो आप प्रोडक्शन करते हो वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी. और एग्रीकल्चर में हम प्रोडक्शन ही तो कर रहे हैं, जैसे हम फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं, हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, हम वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, रियरिंग कर रहे हैं लाइव स्टॉक का. तो ये क्या है, हमारी ये क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है, जिसे कि फार्मिंग भी कहा जाता है. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, नेम द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर. अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं एग्रीकल्चर को, तो ये आपको पता होना चाहिए. ये तो आप नॉर्मल भी बता सकते हो. फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, जो सॉइल की टोपोग्राफी है, जो परत है, वो उपजाऊ होनी चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए. ठीक है. क्लाइमेट जो है वो अकॉर्डिंग टू क्रॉप होना चाहिए, जो उसको सुटेबल हो. तो ये वेरियस फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं एग्रीकल्चर को. नेक्स्ट, व्हाट इज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज. अगर शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको यहाँ नहीं भी दिया हो तो भी आपको पता होना चाहिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है. ठीक है. पहली बात तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पार्ट है प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया. शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न भी कहते हैं. ठीक है. कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स क्लियरिंग अ प्लॉट. पहले तो प्लॉट को क्लियर करते हैं, लैंड के जो प्लॉट है उसको क्लियर करते हैं. कैसे क्लियर करते हैं, जो उसके ट्रीज हैं उसको कट करके, फिर उन ट्रीज को क्या करते हैं, बर्न करते हैं. बर्निंग द फॉलन ट्री, जो गिरे हुए ट्रीज हैं उनको बर्न करते हैं. मिक्स द एशेज विद द सोइल, जो जलने के बाद, बर्न करने के बाद जो उन ट्रीज की एशेज होती हैं उसको सॉइल के साथ मिक्स करते हैं. देन ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक मेज, यम, पोटैटो एंड कसावा ऑन द क्लियर्ड लैंड. तो ये क्रॉप्स जो है वहां पर फिर ग्रो करते हैं. आफ्टर द सॉइल लॉसेज इज फर्टिलिटी. अब देखो बार बार एक क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि सॉइल की फर्टिलिटी तो खत्म होगी. तो जब फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तो लैंड इज अबेंडेड और कल्टीवेटेड मूव्स टू द कल्टीवेटर्स मूव टू द न्यू प्लॉट. तो कल्टीवेटर क्या करते हैं, ग्रो करने वाले जो फार्मर्स होते हैं वो एक उस प्लॉट को छोड़कर दूसरे प्लॉट की तरफ चले जाते हैं, फिर उनके पेड़ों को कट करते हैं, उनको बर्न करते हैं, उनके एशेज को अपनी एग्रीकल्चर ग्रो करने के लिए सॉइल के साथ मिक्स करते हैं. ठीक है. दिस टाइप ऑफ फार्मिंग हैज़ बीन फॉलोइंग डिसएडवांटेज. अब देखो पहले एक छोटी सी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस देखने से पहले बात करते हैं. देखो स्लैश और बर्न और ऊपर से शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो इसीलिए कह रहे हैं ना, क्योंकि ये शिफ्ट कर रहे हैं बार बार से. देखो पहले तो एक प्लॉट पे इन्होंने क्रॉप ग्रो की, कल्टीवेशन की, अगर उसकी फर्टिलिटी खत्म होगी तो दूसरे प्लॉट पर क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया. तो शिफ्टिंग का इस तरह से याद रख लीजिएगा. ठीक है. डिसएडवांटेजेस देखो, डिफॉरेस्टेशन तो हो रही है ना, कि फॉरेस्ट जो है उनके ट्रीज को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रही है. दूसरा है आफ्टर सम टाइम्स द लैंड लॉसेज इट्स फर्टिलिटी. कुछ समय के बाद जो लैंड है अपनी फर्टिलिटी को ख़त्म कर देती है. ठीक है. फर्टिलिटी तो खत्म हो रही है तभी वो न्यू प्लॉट्स की तरफ मूव कर रहे हैं. सॉइल ओरिजन होता है, सॉइल मतलब मिट्टी का कटाव होता है यहाँ पर. ठीक है. और क्या होता है, स्मॉल पैचेस ऑफ कल्टीवेशन विच इज़ इनसफिशिएंट फॉर फीडिंग अ लार्ज पॉपुलेशन. की छोटी जगह पर ये कल्टीवेशन किया जाता है जो कि लार्ज पॉपुलेशन को फीड नहीं कर पाता है. ठीक है. व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर. प्लांटेशन एग्रीकल्चर किसका पार्ट है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर हमारा कमर्शियल फार्मिंग का पार्ट है. ठीक है. तो ध्यान रखना है आपको, एक तो प्लांटेशन, एक हमारा मिक्स्ड फार्मिंग हो जाएगी. ये दोनों क्या है, हमारे किसका पार्ट है, हमारे कमर्शियल कल्टीवेशन का पार्ट है. ठीक है. देखिए ज़रा, Plantation agriculture is a type of commercial farming where a single crop of a tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और cotton is grown. मतलब यहाँ पर एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगरकेन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन को. ठीक है. और लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज रिक्वायर्ड. अभी क्यों चाहिए होती है हमें ज़्यादा लेबर और कैपिटल क्यों चाहिए होती है, क्योंकि ये मैनुअल वर्क होता है. कि जैसे अगर टी लीव्स है, टी लीव्स को इकट्ठा करना है तो कितने ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है. कोई मशीन तो होती नहीं है कि उसको इकट्ठा कर ले फटाफट से, तो मैनुअली वर्क करना होता है, इसलिए ज़्यादा लेबर और कैपिटल, ज़्यादा पैसा भी चाहिए होता है. द प्रोड्यूस इज आइदर प्रोसेस्ड
ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज। देखो, प्रोड्यूस इज इधर प्रोसेस्ड ऑन द फार्म, मतलब कई बार तो ऐसा होता है, कुछ प्लांटेशन ऐसी होती है कि जहाँ पर जो प्रोड्यूस हुआ है उसे मार्केट में सेल कर दिया जी, ठीक है, लेकिन कई बार जो प्रोड्यूस हमें मिलता है उसे फैक्ट्री में प्रोसेस के लिए आगे भेजा जाता है, तब जाके वो फिनिश प्रोडक्ट बनता है जिसे कि मार्केट में सेल किया जाता है, ठीक है। मतलब कई बार तो ऐसा प्रोडक्ट हमारा निकल के आ जाएगा प्लांटेशन से जिसे डायरेक्टली मार्केट में सेल कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हमारा फिनिश गुड रेडी नहीं होता तो उसे रेडी करने के लिए मार्केट में भेजा जाता है। टी लीव्स है, देखो ज़रा, टी लीव्स है। अब टी लीव्स डायरेक्टली आप चाय में तो यूज़ नहीं कर सकते हो ना, तो वो पूरी प्रोसेस होके पैकेट्स में पैक होके आपके पास भेजी जाती है, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, मार्केट में प्रोसेस के बाद भेजी जाती है, ठीक है। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड लाइक रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका। ये चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो ज़रा, सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं जो मेजर प्लांटेशन होता है वो ट्रॉपिकल रीजन्स में होता है वर्ल्ड के। अब ट्रॉपिकल रीजन क्या, हमारी अर्थ है, अर्थ के बीच में क्या है, इक्वेटर है, ऊपर क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया है ना, ये आपका ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल रीजन है, तो यहाँ पर ग्रो किया जाता है ये हमारी प्लांटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और ये कहाँ पर होते हैं, जो रबड़ होती है वो कहाँ पर है, वर्ल्ड के किस भाग में है, वो मलेशिया में है, कॉफ़ी कहाँ है, ब्राज़ील में, और टी कहाँ है, इंडिया और श्रीलंका में, ठीक है। ये आपको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ के अंदर। नेम द फाइबर क्रॉप एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है, फॉर द ग्रोथ। अब देखो, मेजर क्रॉप्स में के अंदर आती है फाइबर क्रॉप। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेजर फूड क्रॉप जैसे कि वीट, राइस, मेज और मिलेट्स, ठीक है, लेकिन जो फाइबर क्रॉप होती है वो जूट एंड कॉटन, इस लेसन के अंदर आपकी जो दी हुई है फाइबर क्रॉप, जूट एंड कॉटन दी हुई है, ठीक है। एक होती है बिवर्ज क्रॉप, बिवर्ज होती है जैसे कि कोई लिक्विड से रिलेटेड, जैसे टी और कॉफ़ी। अब 3 तरह की क्रॉप बताई है मैंने आपको। फूड क्रॉप कौन सी होगी, वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, ये सब हमारी फूड क्रॉप्स होगी, ठीक है। फाइबर क्रॉप जूट एंड हमारी क्या हो जाएगी, कॉटन। और बिवर्ज क्रॉप कौन सी होती है, टी और कॉफ़ी, ठीक है। तो फाइबर क्रॉप का नाम आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए जूट और कॉटन, ठीक है। देखो, नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर फॉर देयर ग्रोथ। जूट एंड कॉटन आर नोन एज फाइबर क्रॉप, अभी अभी क्लियर किया मैंने, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन जो रिक्वायर है इसकी ग्रोथ के लिए वो कौन सी है। अब मतलब ये लगा लीजिए, आप जूट अगर आप ग्रो करना चाहते हो तो आपको क्या क्या चाहिए, या जूट कह रहा है कि अगर आप मुझे ग्रो करना चाहते हो तो ये चीज़ें मेरे पास लाओ, ठीक है। तो देखिए ज़रा, जूट को हम क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आप जूट ग्रो करना चाहते हो तो हाई टेम्परेचर होना चाहिए, मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हैवी रेनफॉल ज़्यादा चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। तो ये कंडीशन है जूट की, अगर आप उसे ग्रो करना चाहते हो तो। कॉटन की क्लाइमेटिक कंडीशन कहती है कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए, अराउंड 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रेनफॉल लो चाहिए, ठीक है, रेनफॉल अगर लो है तो चल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें है, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज। अब फ्रोस्ट फ्री डेज कौन से होते हैं, ऐसे डेज जहाँ मतलब ठंड ना हो, ठंड के बिना जो दिन होते हैं, धूप हो जहाँ पर, ठीक है, एक तरह से वो दिन चाहिए। 210, ठीक है। ब्राइटली सनशाइन चाहिए, अभी अभी बताया मैंने, ठीक है। मीन्स लॉट ऑफ क्लाउड फ्री सनी डेज इज़ असेंशियल फॉर द कॉटन ग्रोइंग। मतलब क्लाउड फ्री होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे बादल बने हुए क्लाउड्स हैं, वहाँ पे 210 डेज आपको फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए अगर आप कॉटन को ग्रो करना चाहते हैं तो, ठीक है। टिक द करेक्ट आंसर। हॉर्टिकल्चर अगर आप इस लेसन को देखते हैं तो आपको एक डू यू नो फैक्टर दिया हुआ है जिसके अंदर मतलब एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो एक बार सारे ही डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तो इन्होंने हॉर्टिकल्चर बताया, हो सकता है आपसे पीसीकल्चर पूछ लिया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर, जो कि आपको बड़े अच्छे से क्लियर है एग्रीकल्चर का। द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टिवेशन ऑन द सॉयल रेजिंग क्रॉप, जहाँ पे आप ग्रो करते हो
कल्टीवेशन करते हो तो ये हमारा क्या है, एग्रीकल्चर। सेरीकल्चर, सीरीकल्चर होता है कमर्शियल रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म जो है वो हमें कुकुम देते हैं, कुकुन जो है उससे सिल्क निकाला जाता है, उसको क्या है कमर्शियली सेल किया जाता है, और इट मे सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर, मतलब फार्मर की इनकम भी इससे होती है, ठीक है। हमारा सीरीकल्चर किससे रिलेटेड है, सीरी मतलब सिल्क वॉर्म से रिलेटेड है। पीसीकल्चर क्या होता है, इसके अंदर ब्रीडिंग ऑफ फिश होता है। ब्रीडिंग ऑफ फिश इज स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, जो फिश को इकट्ठा करके रखा जाता है, रियर किया जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पीसीकल्चर। वीटीकल्चर होता है ग्रेप्स की कल्टीवेशन। वीटीकल्चर हो गया ग्रेप्स की कल्टीवेशन। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे हॉर्टिकल्चर का मीनिंग पूछा गया है, तो हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज। जब आप कमर्शियल मतलब आप उसका बिजनेस कर रहे हैं, आप उसका व्यापार कर रहे हैं, और उसको जब आप ग्रो करते हो कमर्शियल के लिए, तो वो आपका हॉर्टिकल्चर होता है। दोबारा बोल रही हूँ, ग्रोइंग वेजिटेबल, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज, ठीक है। गोल्डन फाइबर, अभी अभी हमने किया था इसको। गोल्डन फाइबर क्या होता है, ज्यूट होता है। लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ कॉफी, अब लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ कॉफी क्या है, ब्राज़ील है। गिव रीजंस देख लेते हैं ज़रा। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, तो इसको डिस्कस करना है। एग्रीकल्चर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट। बताया था ना मैंने, एक प्लांट से एक फिनिश प्रोडक्ट बनता है एग्रीकल्चर के अंदर। इट इंक्लूड्स एक्टिविटी, कौन कौन सी एक्टिविटी होती है, दैट इज कनेक्टेड विद द एक्सट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज का जो प्रोडक्शन किया जाता है उससे कनेक्टेड होती हैं ये एक्टिविटी। इंडियाज पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। सॉरी, 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, आपको बताया गया कि 2/3 जो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन है वो आज भी हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन ग्रोइंग क्रॉप, जहाँ पे पीपल एंगेज्ड हैं क्या करने में, क्रॉप्स को ग्रो करने में, फ्रूट्स और वेजिटेबल, फ्लावर, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक में, ठीक है। हैंस इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, इसलिए इंडिया में ये प्राइमरी एक्टिविटी है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट रीजन में ग्रो किया जाता है, इसका रीजन बताएं। डिफरेंट क्रॉप्स जो आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन बिकॉज ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स डिपेंड्स अपॉन द जियोग्राफिकल कंडीशन, डिमांड्स ऑफ प्रोड्यूस, लेबर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये तो आप लोगों को भी बड़े अच्छे से पता है कि अगर मतलब एक क्रॉप जो है आप हर जगह पर उसे ग्रो नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि क्रॉप्स डिपेंड करती है कि उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन पर, डिमांड ऑफ प्रोड्यूस पर, उसकी लेबर पर, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी पर, और ये चीज़ हमें हर जगह पर अवेलेबल नहीं मिल सकती। जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर कोई और फसल को ग्रो किया जाएगा, जहाँ का टेम्परेचर कम होगा तो वो किसी और फसल को सूट करता होगा। तो इसीलिए ज्योग्राफिकल कंडीशंस पर डिपेंड करती है हमारी क्रॉप्स। डिपेंड करता है कि उस जगह पर उस प्रोड्यूस की डिमांड कितनी है या नहीं है, या वहाँ की लेबर कैसी है, स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, और वहाँ पर उस जगह पर वो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं जिस पर डिपेंड करती है ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। फेवरेबल टॉपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट। टॉपोग्राफी ऑफ सॉइल, तो सॉइल फर्टाइल है या नहीं है, क्लाइमेट सही है अकॉर्डिंग टू क्रॉप है या नहीं है, तो इस पर भी डिपेंड करती है हमारी ग्रोथ, ठीक है। रोल इन सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स टू बी ग्रोन इन दैट एरिया, मतलब कोई भी क्रॉप ग्रो करनी है तो उसके रीजन उसके डिपेंड करती है इन फैक्टर्स पे। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, प्राइमरी एक्टिविटी और टर्शरी एक्टिविटी के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। प्राइमरी एक्टिविटी आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अभी हमने देखा है कि प्राइमरी एक्टिविटी क्या होती है, कनेक्टेड है कि प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज से जो प्रोडक्शन किया जाता है वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी होती है। टर्शरी एक्टिविटी होती है प्रोवाइड सपोर्ट्स टू द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी एक्टिविटी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सपोर्ट करती है, ठीक है। इसमें ना सेकेंडरी एक्टिविटी के बारे में आप लोगों को नहीं बताया गया, तो सेकेंडरी एक्टिविटी मैं आपको ना तीनों क्लियर करती हूँ। देखो, प्राइमरी के अंदर तो आप नेचुरल रिसोर्सेज जो आप ग्रोथ कर रहे हो ना, वो हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है। लाइक एग्रीकल्चर से आप प्लांट से फिनिश गुड बना रहे हो, ठीक है, वो आपका प्राइमरी एक्टिविटी है प्लांट, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी होती है जब उसकी प्रोसेस की जाती है। आपने क्रॉप जो है, आपने कोई प्रोडक्ट तैयार करके दे दिया और उसको जो मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी फैक्ट्रीज में, उसकी जो प्रोसेस की जाएगी वो आपकी सेकेंडरी एक्टिविटी होगी। एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग
मेकिंग ऑफ ब्रेड एंड वीविंग ऑफ क्लॉथ, मतलब आप ब्रेड को मतलब आपने क्रॉप ग्रो करके दे दी वीट, ठीक है, उससे क्या उसको मतलब कि प्रोसेस करके ब्रेड बनाया जाएगा, बिस्किट्स बनाए जाएंगे, वो आपकी क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। फिर वो बिस्किट बनने के बाद शॉप्स पर आएंगे तो वो आपकी क्या है, टर्शरी एक्टिविटी है। वो कौन सी चीज़ें हैं जो टर्शरी एक्टिविटी में हेल्प करती हैं? देखो, एग्रीकल्चर, फिशिंग जो है वो तो प्राइमरी एक्टिविटी के एग्जांपल्स हो गए। जो सर्विस है सच एज बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये हमारे एग्जांपल हो गए टर्शरी एक्टिविटी के। देखो कि जैसे अब मतलब जो टर्शरी एक्टिविटी है मतलब उसमें जो है बैंक ने क्या पता बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को बहुत सारा लोन दिया हो, उनसे लोन कंपनी ने, फैक्ट्री ने जो है लोन लिया हो, तो वो हमारी क्या है, बैंकिंग हमारी क्या हो गई, हमारी टर्शरी एक्टिविटी होगी। सब ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्ट की भी तो एक सर्विस है, ये भी हमारी क्या हो गई, ये भी हमारी टर्शरी एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो टर्शरी एक्टिविटी में हमारी बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, और ट्रांसपोर्ट, ये सब हमारी क्या है, टर्शरी एक्टिविटी है। तो प्राइमरी में तो प्रोड्यूस हो गया, सेकेंडरी में आपका प्रोसेस होगी, उसके ऊपर फिनिश गुड रेडी होगा, फिर फिनिश गुड रेडी होने के बाद जो सर्विस हमारे तक यहाँ पहुँचाएगी वो हमारी टर्शरी एक्टिविटी हो जाएगी। सेकेंड है सबसिस्टेंस और इंटेंसिव फार्मिंग। तो मैंने आपको अभी अभी बताया था कि सबसिस्टेंस फार्मिंग का ही पार्ट है इंटेंसिव फार्मिंग, ठीक है। देखो, सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ फार्मर्स फैमिली। देखो, सबसिस्टेंस का मतलब होता है जो एक फार्मर अपने परिवार की ज़रूरत को पूरा करने के लिए फार्मिंग करता है, वही हमारी सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है। कि फार्मर अपनी ही फैमिली के लिए, मतलब इसका कोई बिजनेस नहीं कर रहा वो एग्रीकल्चर का, वो सिर्फ अपनी फैमिली के लिए ही प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। इन्वॉल्व्स द यूजेज ऑफ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अब अपनी फैमिली के लिए कर रहा है तो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी तो वो यूज़ करेगा नहीं। अब घर के ही लोग होते हैं, जैसे कि उनकी वाइफ हैं, उनके बच्चे हैं, सब क्या किस में लग जाते हैं, एग्रीकल्चर में लग जाते हैं। तो हाउस होल्ड लेबर होती, ठीक है, हाउस होल्ड लेबर होती है फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल आउटपुट। ज़्यादा आउटपुट तो करना नहीं होता, कम ही करना होता है, तो सबसिस्टेंस में मतलब फार्मर की फैमिली की नीड कंप्लीट होती है। इंटेंसिव फार्मिंग इज़ अ टाइप ऑफ सबसिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव जो है वो हमारी जो सबसिस्टेंस फार्मिंग का क्या है, टाइप है, ठीक है। सेकेंड थिंग है, इन्वॉल्व द एनुअल कल्टिवेशन ऑफ अ स्मॉल प्लांट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। अब ये जो है इसके अंदर क्या होता है, छोटा सा प्लांट होते हैं, और जैसे ना पता है क्या होता है इंटेंसिव के अंदर, जैसे मान लीजिए एक फैमिली है, फैमिली में एक पर्सन है, उसके 4 बेटे हैं, तो 4 बेटों को अलग अलग प्लॉट दे दिया, तो वो छोटे छोटे प्लांट्स पे क्या करने लग जाते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग करने लग जाते हैं, ठीक है। सिंपल टूल्स यूज़ करते हैं, ज़्यादा लेबर लगा देते हैं, कई बार एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करना शुरू कर देते हैं उसके ऊपर। इंटेंसिव मतलब ज़्यादा प्रेशर डालते हैं ये लैंड के ऊपर, ठीक है। देखो, इन सबसिस्टेंस फार्मिंग दे आर नो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं। इन इंटेंसिव फार्मिंग यूज़ अ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड इज़ डन टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ क्रॉप, मतलब यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं क्रॉप्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ज़रा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है, देखिए। हाउ मच वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन एंगेज्ड है एग्रीकल्चर में, तो 50% आएगा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इंडिया की कितनी पॉपुलेशन एंगेज्ड है, तो 2/3 आएगा, ठीक है, 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। व्हाट कंट्री लीड्स इन राइस प्रोडक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा राइस प्रोडक्शन होता है। विच क्रॉप इज नोन एज गोल्डन फाइबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वेरी इजी ऑल्सो बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन इट, जूट, ठीक है। वट इज़ द फुल फॉर्म है HYV। HYV आपके बुक के अंदर दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए, हाई यील्डिंग वेराइटीज़, ठीक है। वट कंट्री इज़ द लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का कौन सा लीडिंग प्रोड्यूस है, ब्राज़ील जो है वो कॉफ़ी का लीडिंग प्रोडक्शन है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।